दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संघ के प्रचारक का काम होता है कि वह संघ की विचारधारा को इस समाज से जोड़ने में निकल जाए, सब कुछ त्याग दे और सिर्फ विचारधारा के बारे में सोचे। तो क्या वाकई इस देश के प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक होकर सोच रहे हैं, या फिर संघ ही इस राजनीति का प्रचारक हो गया है जिस राजनीति को लेकर उसने हमेशा से कन्नी काटी है, खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर रखा है। और खासतौर से तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक सक्रियता बढ़ी हुई है और सबसे ज्यादा राजनीतिक सक्रिय कोई शख्स है तो वह देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक वक्त संघ के प्रचारक भी रहे हैं। वही बनारस में नजर आते हैं, वही अयोध्या में नजर आते हैं, वही गाहे बगाहे मथुरा का जिक्र भी कर देते हैं। मंदिरों के पुनरुद्धार को लेकर वो तमाम ऐतिहासिक परिस्थितियों से खुद को जोड़ने से कतराते भी नहीं है। तो क्या वाकई संघ का मतलब नरेंद्र मोदी है, या फिर इस दौर में आरएसएस की महत्ता गायब हो चली है, या फिर इस दौर में राजनीतिक तौर पर आरएसएस सिर्फ उसके अपने स्वयंसेवक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संघ के तमाम प्रचारक बीजेपी के गवर्नेंस, प्रधानमंत्री मोदी की सोच और बीजेपी सत्ता में कैसे बने रहे, इसी को लेकर झंडा बरदार तरीके से समूचे देश में घूम रहे हैं। वो तमाम नीतियां जो अलग अलग संगठनों के जरिए बनती थी, क्या वो सब गायब हो गई है? हमें लगता है कि आज ये बेहद महत्वपूर्ण हो चला है, एक ऐसा संगठन जिसने हिंदुत्व को जीने के तरीके से जोड़ा। जबकि दूसरी तरफ उस वक्त सावरकर भी थे। सावरकर की किताब है हिंदू कौन, और उसमें 1923 में उन्होंने लिख दिया था, बहुत साफ तौर पर लिखा था, मुसलमान, ईसाई, यहूदी यानी दूसरे धर्म के लोग हिंदू नहीं हो सकते। लेकिन 1925 में हेडगेवार जब आरएसएस बनाते हैं तो हिंदुत्व की इस परिभाषा को खारिज करते हैं और हिंदुत्व को धर्म से नहीं जोड़ते हैं बल्कि जीने के तरीके से जोड़ते हैं। सवाल आज की तारीख में है, क्या वाकई संघ को लेकर हिंदुत्व के जरिए कोई चर्चा इस देश में हो सकती है, या फिर हिंदुत्व के जरिए बीजेपी और मोदी की ही चर्चा इस देश में होती है? यानी आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस से जुड़े हुए हजारों लाखों स्वयंसेवक इस दौर में क्या कर रहे हैं, सिवाय बीजेपी के चुनाव प्रचार के अलावा वो क्या करते हैं? और बीजेपी को छोड़कर आरएसएस का रास्ता क्या नए वक्त में सत्ता तक पहुंचने का हो गया है? यानी जो भी सोच 1925 के बाद से आरएसएस के भीतर घुमड़ती रही, क्या 2014 के बाद से उसमें व्यापक परिवर्तन आ गया है? और इस परिवर्तन की जमीन पर अगर ग्राउंड जीरो पे उतरना चाहें तो क्या हम अयोध्या में उतर सकते हैं, उसी को पहली प्रयोगशाला मान सकते हैं? क्योंकि 2020 के भी अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के भीतर आरएसएस ने जो अयोध्या का जिक्र किया, वो जिक्र बहुत साफ तौर पर था कि प्रतीक जो है अयोध्या का, वो राष्ट्र की सांगठनिक ताकत है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर ऑफ ए नेशन को अयोध्या के तौर पर देखा गया। इतना ही नहीं, इसी अयोध्या के जरिए यह माना गया कि दरअसल यह एक आइडियल गवर्नेंस सिस्टम होगा, इसका शब्द होगा राम राज्य। इस प्रतिनिधि सभा में कहा गया, एक तरफ हिंदू समाज को जागृत करना और दूसरी तरफ समूचे विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाना, यह है अयोध्या। और इस अयोध्या को लेकर आरएसएस इसी सोच के साथ शायद काम करती रही है, और इससे पहले भी हिंदुत्व या धर्म को लेकर उसने अपनी विचारधारा में समूचे भारत को जोड़ने का प्रयास भी किया है, इससे इनकार कतई नहीं है। लेकिन राजनीति कभी भी सभी को नहीं जोड़ती है, राजनीति बांटती है, वो लकीर खींचती है, तभी तो वोट बैंक निर्माण होता है। लेकिन उसकी त्रासदीदायक परिस्थितियां अयोध्या में ही बीते एक हफ्ते के भीतर कुछ इस तरीके से उभर कर आ गई, जैसे लगा धर्म को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा का इलाका, वहां पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जैसे ही इसका ऐलान हुआ कि अब जेवर एयरपोर्ट वहां पर बनेगा, उसके बाद वहां पर धड़ाधड़ बिल्डरों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी, धड़ाधड़ वहां पर पॉलिटिशियंस ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी, धड़ाधड़ इस देश के नौकरशाह जो आईएएस और आईपीएस हैं, उन्होंने भी वहां पर जमीन खरीदी। और एक डाटा हमारे सामने आया जो हमारी टीम ने दिया है कि वहां पर लगभग 35 आईएएस और आईपीएस, लगभग 28 नेता जो कहीं कहीं पद हासिल किए हुए हैं, और लगभग
92 के लगभग ऐसे लोग जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी वहां पर जमीन खरीदी है। जमीन इसलिए खरीदी क्योंकि जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो आने वाले वक्त में उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो अभी से खरीद लीजिए और उन गांव वालों से खरीद लीजिए जिनको तत्काल में जरूरत है, और वो जरूरत तत्काल की जरूरत के हिसाब से ज्यादा हो सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में तो जमीन की कीमत आसमान छुएगी। तब ये पूंजी हमारी बढ़ जाएगी, जो पूंजी इस देश में कहीं नहीं बढ़ सकती है, ना बैंक में पैसा रखने के बाद, ना ही किसी भी उत्पाद को बनाकर बेचने के बाद वह इस जमीन से कमाई हो जाएगी। तो क्या जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में राम मंदिर एक सरीखा है? क्योंकि अयोध्या में जैसे ही ऐलान होता है कि अब यहां राम मंदिर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है, उसके बाद से वहां पर धड़ाधड़ जमीन की कीमतें बढ़ती चली जाती है। लेकिन खरीदार कौन है? वही आईपीएस, वही आईएएस, वही नेता, वही बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग, वैसे ही ट्रस्ट, वैसी ही सारी चीज जिनको पता है कि आने वाले वक्त में इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। यह रिपोर्ट बार बार निकल कर आई है, लेकिन हमें लगता है इस पर जरा गौर कीजिए। अयोध्या के राम मंदिर के 4 किलोमीटर के परिसर में जब तक फैसला यह नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था, उस समय तक वहां की कीमत जो थी वह 2640 रुपए स्क्वायर फीट की कीमत थी। 2640। जब फैसला आ गया और आते ही वो लगभग 3 गुने में हो गया, 6000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया, क्योंकि अब मान लिया गया अब तो यहां मंदिर बनेगा और आने वाले वक्त में यहां पर मंदिर टूरिज्म कहिए या रिलीजियस टूरिज्म कहिए या जो कहना कह लीजिए, यहां की जमीन बढ़ जाएगी। तो 6000 रुपए हो गया। दिसंबर 2020 में उसकी कीमत बढ़कर तकरीबन 9000 स्क्वायर फीट हो गई। चले कहां से? 2400 से चले थे, 9000 स्क्वायर फीट हो गई 2020 के दिसंबर में। आज की तारीख में वहां पर तकरीबन 11,500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है। इस दौर में जो भी 15 नेता और 3 आईएएस, 1 आईपीएस और जो जुड़े हुए लोग हैं ट्रस्ट के जरिए, जो बीजेपी, आरएसएस और इन तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 42 है जिन्होंने छिटपुट जमीन ली है। अब जमीन लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन सवाल फिर वही कि अगर मंदिर का ऐलान नहीं हुआ था तो पहले आप अयोध्या में जमीन क्यों नहीं ले रहे थे? राम जन्मभूमि तो तब भी आप कहते थे, और 1990 में जब आंदोलन चला, अडवाणी जी निकल पड़े, उस वक्त भी आपने जमीन क्यों नहीं ली? वहां तो आप कार सेवा करने आ गए थे। उस वक्त बाबरी मस्जिद का जिक्र होता था, राम मंदिर बनेगा, इस बात को लेकर आंदोलन की दिशा में चीजें बढ़ती थी। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में 1990 में आपको आरएसएस नजर आएगी, लेकिन 2021 में नजर नहीं आएगी। अयोध्या के फैसले के वक्त नजर नहीं आएगी। सीधे समझे तो 2014 के बाद से आरएसएस ने क्या अयोध्या को लेकर कोई बड़ा बयान दिया? नहीं दिया, क्योंकि प्रचारक ही प्रधानमंत्री थे, तो वो बयान क्या देते? लेकिन सवाल फिर वही है कि इस जमीन को लेकर एक बिजनेस मॉडल को समझिए इस देश के भीतर में, तब हम उस आरएसएस, बीजेपी, राजनीति, उत्तर प्रदेश चुनाव का भी जिक्र कर लेंगे। जो जमीन उस समय थी 11,500 रुपए फीट, स्क्वायर फीट की दिशा में आ गई 2,400 से खिसकते खिसकते। इस दौर में जिन लोगों ने जमीन खरीदी, अगर वो फैसले से पहले जमीन लेते तो उनको वो जमीन सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख में मिल जाती। 2 करोड़ 30 लाख में जो जमीन मिल जाती, वह जमीन इन लोगों ने तकरीबन जो खरीदी, उसके बाद से खरीदनी, जो हड़बड़ाहट में खरीदते चले गए, उसमें भी लगभग वो 4 करोड़ के लगभग में वो जमीन खरीदी गई। 4 साढ़े 4 करोड़ तक में यह जमीन 2020-21 तक का सौदा है, 4.5 करोड़ की वो जमीन खरीदी गई। किसी ने कहीं पर कुछ जमीन 5 लाख में खरीदी, किसी ने 50 लाख में खरीदी, किसी ने 20 लाख दिए, किसी ने 47 लाख दिए, किसी ने 19,75,000 दिए। पूरा डाटा है। महत्वपूर्ण यह है कि यह 4.5 करोड़ की जो जमीन है, जो 2 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 4.5 करोड़ तक की जमीन खरीदी गई है, अब जब वहां पर राम मंदिर का निर्माण होने की दिशा में बहुत तेजी से, अब जब सारी चीजें तय हो गई है कि 2023 तक बन जाएगा, उस जमीन की कीमत अगले बरस तक जो रफ्तार है वो तकरीबन 50 करोड़ पार कर जाएगी। सोचिए कितना मुनाफा है, कितना पैसा है, और 2 करोड़ की जमीन 50 करोड़ तक में तुरंत झटके में पहुंच जाएगी। अब जो ट्रस्ट ने भी जो जमीन ली थी, वो 12 करोड़ की जमीन ली थी, वह जमीन की कीमत भी 100 करोड़ पार कर गई।
कितना मुनाफा है इसमें। तो इसमें हम लोग धर्म देखें कि बिजनेस देखें, इसमें हम लोग राम राज्य देखें या फिर बिजनेस का राज्य देखें जहां पर सिर्फ मुनाफा होता है। जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर क्योंकि इसमें जो खरीदने वाले लोग थे उसमें कई एमएलएस के नाम आए, मेयर के नाम आए, जो आयोग के सदस्य थे उनके नाम भी आए, सूचना आयुक्त का नाम भी आया, सरकार के आला अधिकारियों का नाम भी आया, और महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने भी जो 21 बीघा जमीन खरीदी उसकी भी कीमत लगभग 12 गुना तुरंत बढ़ चुकी है। जो खास तौर से जो डीएम के पिताजी की ज़मीन का जिक्र हो रहा है, जो खास तौर से ये खबर आई कि वहाँ उस वक्त जो डीएम थे उनके पिताजी ने ज़मीन खरीदी मुगलपुरा में लगभग 320 वर्ग मीटर की, वह भी ज़मीन खरीदने के बाद से लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। तो यह एक बिजनेस है क्या भारत के भीतर में? यानी समाजवादी दृष्टिकोण भी आ गया है कि धर्म को भी उसी लिहाज से देखो, आस्था को भी उसी लिहाज से देखो, तब संघ की मौजूदगी कुछ सवाल खड़ा करती है। और आरएसएस के प्रचारक का प्रधानमंत्री होना भी कुछ सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस दौर में आरएसएस में जो लोग शामिल हुए, अगर उनसे आप संवाद बनाइएगा 2014 के बाद से, क्यों आए शामिल हुए? कुछ का कहना था रोजगार की वजह से, कुछ कहते हैं व्यस्त रहने के लिए, क्योंकि यहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, उसमें ज्यादातर तादाद बुजुर्गों की है, जो सीनियर सिटीजन है उनकी तादाद है। ताकतवर लोगों के करीब आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी तादाद में जो वॉलंटियर्स के तौर पर या स्वयंसेवक के तौर पर जुड़े, उनका कहना है ताकतवर लोगों के हम करीब आ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि सत्ता के करीब आ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि आरएसएस का तमगा अगर आपके साथ है तो सारी चीजें आपके अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाती है। यानी आरएसएस को भी इस दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता में रहने के साथ उस पॉलिटिकल पावर के हिसाब से परिभाषित किया जाने लगा, जहां विचारधारा नहीं है, विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। सावरकर ने अपने हिंदू कौन में इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया है कि हमारा यह मानना है कि राजनीति का हिंदूकरण कर दीजिए और हिंदूकरण का सैनिकीकरण कर दीजिए। आरएसएस के भीतर सैनिकीकरण वाली सोच हेडगेवार तक बिल्कुल नहीं थी, उसके बाद गुरु गोलवलकर आए तब भी नहीं पनपी। लेकिन ये सारी चीजें बहस का अलग हिस्सा है कि राजनीतिक प्रयोग देवरस ने भी किया था अपने तौर पर। सुदर्शन जी भी चाहते थे कि किस तरीके से इस देश में इस्लामिक लोगों को कुछ नए पाठ हिंदुत्व के जरिए पढ़ाए जाए और उनका समावेश, और उनका बड़ा प्रकांड उनका हस्तक्षेप था एक लिहाज से। लेकिन मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से स्थितियां झटके में बदलती चली गई, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है। जो संघ के लिए सबसे ज्यादा उर्वर भूमि उत्तर प्रदेश थी, जो गवर्नेंस और रामराज्य की दृष्टि को लेकर अयोध्या थी, उन दोनों जगहों पर आरएसएस का स्वयंसेवक आज की तारीख में क्या कर रहा है? वो कहां गायब हो गया है? दरअसल आरएसएस की भूमिका भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे हो गई, इसके लिए खुद आरएसएस का अपना डॉक्यूमेंट बताता है कि 8 दिसंबर 2020 को संघ ने 52 संपादकों को बुलाया और न्यूज एंकरों को बुलाया और उनके साथ एक साझा संवाद किया। यह संवाद हर बरस चलते रहता है, लेकिन इस दौर में वो दस्तावेजों में दर्ज होने लगा। यानी संघ अपने स्वयंसेवकों को और आने वाली पीढ़ी को बताने लगी कि दरअसल इसका विस्तार जो है, संघ का विस्तार अब मीडिया तक हो गया है। न्यूज एंकर के जो चेहरे आप स्क्रीन पर देखते हैं वहां तक हो गया है, तो हमारा प्रभाव बढ़ रहा है और हमारा प्रचारक प्रधानमंत्री है, तो हमारा विस्तार तो होगा ही। लेकिन इस दौर में आपने एक क्षण भी नहीं देखा होगा आरएसएस की विचारधारा को लेकर कोई बहस हो रही हो। राहुल गांधी ने जो भी हिंदू और हिंदुत्व की जो लकीर मोटी खींची, उसमें एक तरफ हिंदू सोच है और दूसरी तरफ लुम्पेनाइजेशन है हिंदुइज्म का। लेकिन इस लकीर को लेकर भी आरएसएस बहस में कहीं नहीं आई। हां, बीजेपी बहस में जरूर आई, प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार बहस में जरूर आया, योगी आदित्यनाथ जी का प्रचार जरूर बहस में आया, लेकिन आरएसएस बहस में नहीं आई। इसी प्रक्रिया में जब आप पूर्वांचल में चले जाते हैं तो वहां आपको आरएसएस की छाप नहीं नजर आएगी। वहां आपको हिंदू महासभा या योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई जो हिंदू वाहिनी है, युवा हिंदू वाहिनी, उसकी अनुगुंज आपको सुनाई देगी। तो आरएसएस पूर्वांचल में भी आपको नहीं दिखाई देगी। उस आरएसएस के भीतर जो किसान संघ बनाकर काम करते रहा, पूरे पश्चिमांचल में जो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो किसान बेल्ट है, उसमें आपको कहीं भी किसान संघ की कोई अनुगुंज सुनाई ही नहीं देगी। जो भी इस देश के भीतर में मजदूर काम कर रहा है, उसके भीतर आज की तारीख में आपको भारतीय मजदूर संघ की अनुगुंज सुनाई नहीं देगी।
तो संघ ने जो लगभग 64 छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिसमें 40 संगठन अपने तौर पर इस देश के भीतर में देवरस के दौर तक बन चुके थे, वो 40 संगठन मौजूदा वक्त में कहीं सक्रिय नहीं, और सक्रिय है तो सरकार की उन्हीं नीतियों को लेकर जो नीतियां सामाजिक और आर्थिक तौर पर उस समाज के लोगों के अहितकारी दिखाई देती है। मसलन ट्राइबल्स का जिक्र कीजिएगा, मसलन ग्रामीण भारत में जिक्र कीजिएगा, महिलाओं का जिक्र कीजिएगा, किसी भी तरीके से एजुकेशन का जिक्र कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी हमारा अब पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन आरएसएस ने एक शब्द नहीं कहा, उसने मान लिया, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा और सरकार ने कहा तो मान लिया। अब यहां से असल खेल शुरू होता है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में जहां पर सबसे बड़ी तादाद में शाखाएं आरएसएस की लगती रही, और शाखाएं हर दिन लगती थी, इस कोविड काल को छोड़ दीजिए तो शाखाओं के जरिए प्रचार प्रसार की परिस्थिति हर दिन फैलती चली जाती थी। लेकिन 2015 के बाद से किसी भी जिले में आरएसएस की शाखा के भीतर यह चर्चा ही नहीं हुई कि इस देश के भीतर में जो सरकार है उस सरकार की फला पॉलिसी गलत है उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। बिल्कुल नहीं, उल्टे चीजें बदलनी शुरू हुई 2017-18 के बाद से, और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद से उस भगवा वस्त्र के प्रति आस्था का भाव इस रूप में रखा गया जैसे वस्त्र और रंग ही गवर्नेंस का प्रतीक होते हैं, और उसी के जरिए अपनी वैचारिक परिस्थिति को मजबूत कर लीजिए। और आरएसएस ने धीरे धीरे अपने स्वयंसेवकों के भीतर शायद वैचारिक, हम उसको क्या कहें, खोखलापन कहें, कंगालपन कहें, क्योंकि जो विचारधारा की जो पराकाष्ठा संवाद के जरिए होती थी वो सारी चीजें गायब हो गई। और ये चीजें जब गायब हुई तो वहां का भी स्वयंसेवक सिर्फ इसीलिए शामिल हो रहा था जो हमने जिक्र किया, रोजगार की जगह, व्यस्त रहने की जगह, ताकतवर लोगों के करीब आना, सत्ता से नजदीकी हो जाना, कानून के सामने कोई मुश्किल ना आना। और बहस क्या होती है, बहस यही होती रही कि देखिए एक वक्त लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो जोड़ी काम करती थी, आज की तारीख में मोदी और योगी काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सब ये जानने लगे कि दरअसल सिर्फ योगी ही नहीं, मोदी ही सिर्फ बचे हुए हैं, और वही आरएसएस हैं, वही स्वयंसेवक हैं, वही प्रचारक हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही गवर्नेंस का चेहरा है, वही पॉलिसी इस दौर में हिंदुत्व की पॉलिसी है। और शायद इसीलिए आपने किसी भी रूप में जब आप पुराने भाषणों को भी सरसंघ चालक के, जो कि दशहरा के दिन नागपुर में दिया जाता है, उन भाषणों को भी जब पलटना शुरू करेंगे वो भाषण छापे जाते हैं और आपको प्रभात प्रकाशन में मिल भी जाएगा। मौका मिले तो उसे पढ़िए। और 2014 के दशहरा तक जिन बातों का जिक्र किया गया, 2014 के बाद उन तमाम बातों पर आंख मूंद लिया गया। यहां तक कि किसानों के आंदोलन के वक्त सिर्फ एक लाइन यही कही गई जो भैया जी जोशी ने अपने तौर पर कही कि इतना लंबा आंदोलन चलना नहीं चाहिए और सरकारों को समझना चाहिए किसी भी देश में इतना लंबा आंदोलन चलना ठीक नहीं है। वो किसान सही है या नहीं है, किसानों का आंदोलन सही है या नहीं है, इस पे चुप्पी साध ली, इससे आगे एक शब्द भी नहीं बढ़ सके। तीसरी परिस्थिति आई कि जहां जहां कोई विरोध के स्वर उठे, चाहे वह अपने तौर पर किसान संघ रहा हो, स्वदेशी जागरण मंच रहा हो, भारतीय मजदूर संघ रहा हो, तो हम लोगों ने देखा कि दरअसल इस दौर में उसके मुखिया जो हेड कर रहे थे उनको भी बदला गया, उनको भी हटाया गया। इस प्रक्रिया में विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का नाम आप सबसे अग्रणी रख सकते हैं कि उनको भी कैसे वहां से हटा दिया गया और क्यों हटा दिया गया। लेकिन फिर यही सवाल है, क्या इस दौर में आरएसएस गायब हो गई है? क्या इस दौर में आरएसएस जिस हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चल रही थी, अब उसने पूरे तरीके से राजनीति का चादर ओढ़ ली है? ऐसी चादर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है, जो राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए स्वयंसेवकों को हाँकता है कि अपने तौर पर आप कम से कम बीजेपी को जीत नहीं मिलेगी तो फिर आपका विस्तार कैसे होगा। सवाल यह था कि लोगों को जोड़कर विस्तार किया जाए या विचारधारा को लेकर विस्तार किया जाए। हमें लगता है इसके लिए आपको 1929 में 4 बरस बाद जब हेडगेवार जी भाषण दे रहे थे तो उस भाषण पे गौर करना चाहिए। उस समय एक सवाल उठा था कि हमारे साथ अभी भी लोग उतने जुड़ नहीं पा रहे हैं। उस समय वह सिर्फ विदर्भ और धीरे धीरे महाराष्ट्र में सक्रिय था।
उनका आर्गुमेंट था कि महाराष्ट्र, विदर्भ का मतलब यह हुआ मध्य प्रांत उस समय कहा जाता था, वहां पर सक्रिय था। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा सवाल यह नहीं है कि आपके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, सवाल यह है कि क्या आप एक भी ऐसे व्यक्ति को जोड़ सकते हैं जो आने वाले वक्त में 10 लोगों को जोड़ पाए। यह कम से कम इतनी वैचारिक परिस्थितियां आपके साथ हिंदुत्व को लेकर रहेगी या नहीं रहेगी। उस समय और आज की स्थिति में एक अंतर आ गया, विचार और वैचारिक परिस्थितियां गायब हो गई। संघ की मौजूदगी समाज के भीतर जिस रूप में भी थी, पॉजिटिव मानिए, नेगेटिव मानिए, नकारात्मक मानिए, वह भी चीजें इस दौर में गायब हो गई। यानी नया सवाल यह है कि अगर बीजेपी सत्ता से हट जाती है तो आरएसएस का क्या होगा? क्या आरएसएस वाकई उसी रूप में दोबारा सक्रिय हो पाएगी, या आरएसएस को उस रूप में मान्यता मिल पाएगी जिस रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जब वो एफडीआई का जिक्र हो रहा था और इंश्योरेंस सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में एफडीआई लाने का जिक्र था, तो आरएसएस ने एक लिहाज से कमर कस ली थी विरोध करते हुए। वह चीजें क्या दोबारा पनप पाएगी? मुश्किल है, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी से इस दौर में खुले तौर पर जब राजनीतिक सत्ता ने और संघ के प्रचारक रहे प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज ने जोड़ दिया है, तो संघ कैसे चू चपड़ कर सकता है? संघ के भीतर से कौन आवाज उठाएगा? तो जो सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य थे, वह मूल्य भी एक झटके में बिजनेस और धर्म के जरिए या आस्था के जरिए भी कैसे कमाई जा सकती है चीजें, उससे जुड़ गई। इसकी एक मोटी लकीर एक और खींचिए। यह मोटी लकीर है सुविधाओं की। संघ का स्वयंसेवक हमेशा से रेलगाड़ी के दूसरे डब्बे में बैठकर लोगों से बातचीत करते हुए, प्रभावित करते हुए चुनावी क्षेत्र के इलाके में घूमता था। साइकिल से घूमता हो, पैदल से घूमता हो, जैसे भी एक संवाद बनाता था, क्योंकि भारत का बहुसंख्यक तबका अभी भी ऐसे रहता है। लेकिन आज की तारीख में आपको संघ से जुड़ा हुआ कोई शख्स अगर ऐसा दिखाई दे तो आप बताइए। सबके पास कार है और हमारी जानकारी में वो गाड़ी भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जिसमें पेट्रोल डीजल हमेशा भरा रहता है। उसका लिए आपको कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय संघ के एक महान प्रवक्ता को दिया गया था हवाई जहाज में सफ़र करने के लिए, उसको लेकर हंगामा मच गया था कि उनको कैसे लिफलेट्स इंडिया दे दिया गया, एयर इंडिया में आप सफ़र कर सकते हैं, और उसके लगातार उसको से पर्ची फाड़ती जानी है और वो जमा होती चली जाएगी। वह भी चीज़ें आज की तारीख में एक आसान सी परिस्थिति में आकर टिक गई हैं। सबको सुविधाएं दे दो, सबको सुरक्षा दे दो, सबको सुरक्षा के दायरे में इस रूप में बांध दो कि ये उनके सम्मान के साथ जुड़ जाए। किसी को जेड सिक्योरिटी दे दो, किसी को वाई सिक्योरिटी दे दो, किसी को कार दे दो, किसी को घर दे दो, किसी को तमाम सुविधाएं दे दो। तो आप जब उस फेरिस्त को उठाकर निकलेंगे तो एक सवाल बार बार ये आएगा जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता की जरूरत है कि सत्ता रहेगी तो ना कुछ काम होगा। तो स्वयंसेवकों को भी लगा सुविधाएं रहेंगी तब ना कुछ काम करेंगे, नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे। यह जो एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको हर स्वयंसेवक बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर ही नजर आएगा, यानी वैचारिक तौर पर वो कहीं नजर नहीं आएगा। अब जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है 3 चीज और जरा समझ लीजिए। इस देश के भीतर में जहां जहां जिस रूप में किसी भी योजनाओं को लाया जाता है और लोकार्पण प्रधानमंत्री कहते हैं या उद्घाटन करते हैं, इसका मतलब होता है वहां पर ठेकेदारी प्रथा को सक्रिय कर देना। ठेकेदार सक्रिय हो जाता है, उसके बाद वहां पर काम चालू हो जाता है। काम चालू होने के बाद वहां से पैसे की आवाजाही शुरू होती है। उस पैसे की आवाजाही में उस इलाके का बीजेपी का एमएलए हो या सत्ता से जुड़ा हुआ कोई ताकतवर शख्स हो, वो पैसे का रोटेशन चलता है और पार्टी इसी रूप में धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। यानी बीजेपी की भी मजबूती के पीछे क्या धनबल काम करता है और दूसरे राजनीतिक दल धनबल ना होने की वजह से इस दौर में शून्य की स्थिति में आ गए हैं क्या? क्या धनबल के आश्रय विस्तार बीजेपी का हुआ है क्या? या पूंजी का आवागमन दरअसल इलेक्शन पीरियड में किसी भी राज्य में इस रूप में करा दीजिए जहां पर जो व्यक्ति प्रभावी होगा, तो इसका असर यह हुआ कि जितने बिल्डर हैं, जितने ठेकेदार हैं, वो सभी आपको आरएसएस या बीजेपी से खुद को जुड़ा हुआ बतलाने से नहीं कतराते हैं। उनकी गाड़ियों पर या तो भगवे रंग का एक झंडा लहराता रहेगा या फिर बीजेपी का झंडा लहराते रहेगा, वही उनका लाइसेंस है। लेकिन सबसे गंभीर सवाल तो यही है इस दौर में, आरएसएस कहां है? गवर्नेंस है, लोभ है, मुनाफा है, पैसा है, पॉलिसी है, सब कुछ है। गवर्नेंस के साथ वह विचारधारा कहां है?
तो विचारधारा मत खोजिएगा आप, और आरएसएस को भी खोजने की कोशिश मत कीजिएगा कि वो स्वयंसेवक है, देखिए वो कितना कर्मठ है, वह रोज शाखा लगाता है, रोज बताता है और बताता है किस तरीके से चीन ने ये कर दिया वो कर दिया। इस पे मत जाइएगा, क्योंकि इस पे जाइएगा और इसके भीतर जब जाना शुरू कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा दरअसल ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है। इस देश को एक बिजनेस मॉडल के तहत विकसित करने की दिशा में सोचा जा रहा है। वहां पर आरएसएस अब खुद को अगर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कह ले तो कह ले, क्या असर पड़ता है, किसने जाना है। लेकिन वो सामाजिक और आर्थिक संगठन भी, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी इस देश के बिजनेस मॉडल में राजनीति अपनी पॉलिसी के तहत जोड़ चली है। इसलिए अयोध्या की खरीद फरोख्त 2 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में, 12 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में हो जाए तो जेवर में भी तो यही हुआ और तमाम जगहों पर यही हो रहा है। अंतर मत देखिए। हम एक ऐसी राजनीतिक शून्यता के दौर में आकर खड़े हैं जहां पर विचारधारा पे बहस करना बेमानी लगता है और वैचारिक परिस्थितियों को अतीत के माध्यम से टटोलना शायद झूठ लगता है, और शायद अतीत की परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में रखकर खुद को नैतिक बल के साथ खड़ा करने वाले लोग झूठे लगते हैं। लेकिन प्रचारक के हाथ में देश की सत्ता है। संघ जैसा मन चाहे वैसा सोचे, लेकिन देश एक बिजनेस मॉडल में तब्दील किया जा चुका है। तो आरएसएस भी उस बिजनेस मॉडल का सत्ता और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए एक हथियार भर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।